हाँ दोस्तों, आज की कहानी है मैं पेट से हूँ, बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दारा की माँ बचपन में मर गई थी। गांव में बाबूजी ही बचे थे। वे ग्राम प्रधान का ट्रैक्टर चलाते थे, पर हमेशा यही चाहते थे कि उनका लड़का दारा पुलिस में सिपाही हो जाए तो सारे गांव का ही नाम रोशन हो जाए, और फिर तो प्रधान भी उन्हें घुट्टी नहीं दे पाएगा और उनका जितना भी पैसा दबा कर रखा है वह सब सूद समेत वापस कर देगा। पर बेटा गांव में रह जाता तो वह भी मजदूर बनकर ही रह जाता। इसलिए दारा जैसे ही 10 साल का हुआ वैसे ही उसके बाबूजी ने उसे शहर में उसके मामा के पास भेज दिया और उनसे ताकीद की हर महीने खर्चा पानी उनके पास आता रहेगा। वह बस इतना करे कि दारा को पढ़ा लिखा कर किसी तरह पुलिस में भर्ती करा दे। दारा के मामा एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे। उन्होंने दारा से खूब मेहनत भी कराई थी और उसे यह भी एहसास करा दिया था कि अगर वह दौड़ में आगे रहेगा तो पुलिस में भर्ती हो पाएगा, क्योंकि पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ पक्की होनी चाहिए। इसलिए दारा खूब दौड़ लगाता, जिम में जाकर पसीना भी बहाता, भर्ती की प्रक्रिया में भाग भी लिया। पर इस बेरोजगारी के दौर में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं था। दारा 20 साल हो चुका था, वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सका, तो अपनी जीविका चलाने के लिए उसने एक मॉल में सिक्योरिटी का गार्ड की नौकरी कर ली। यह नौकरी भी दारा को इसलिए मिल पाई थी क्योंकि उसका शरीर लंबा चौड़ा तो था ही, साथ ही उसकी लंबी लंबी तलवार कट मूछें उसे और भी रोबीला बनाती थी। वैसे तो आजकल शहरों में सभी नौजवानों में दाढ़ी मूछ बढ़ाने का शौक चला हुआ था, पर दारा को तो मूछ बड़ी रखने का शौक था और इसके लिए वह बहुत मेहनत भी करता था। मॉल में नौकरी मिलना भी खुशी की बात थी। 12 घंटे काम करना था। काम क्या था, बस मॉल के अंदर बाहर आते जाते लोगों पर नज़र रखो और साफ सुथरी वर्दी पहनकर खड़े रहो। 2 बार चाय भी मिलती थी मुफ्त में। दारा मॉल के बाहर खड़ा होकर पूरी निगरानी रखता और मॉल के काउंटर पर रखने वाली एक लड़की रीनी को अपनी प्यार भरी नज़रों से घूरा करता। अगर गोरा होना ही खूबसूरती है तो वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। लंबा शरीर, पतली कमर और कंधे तक झूलते हुए बाल। रीनी डियो का इस्तेमाल खूब करती थी और अपने पीछे खुशबू का एक झोंका छोड़ जाती। रीनी जब भी मॉल में घुसती तो दारा उसके बदन की खुशबू लेने के लिए बेताब रहता और उसके ऑटो रिक्शा से उतरते ही उसे देखकर तनकर खड़ा हो जाता और रीनी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। मॉल के गेट पर खड़े दारा के 2 ही पसंदीदा काम थे, एक तो रीनी को ताकते रहना और दूसरा अपनी तलवार कट बड़ी और घनी मूंछों पर ताव देते रहना। दारा की ये बड़ी मूंछें उसे लोगों में एक अलग ही पहचान दिलाती थी। मॉल में रीनी हर आने वाले ग्राहक का बिल काटते हुए मुस्कुराते हुए बात करती है, जैसे वह उसका सगा वाला ही हो। शायद यह उसके काम की मजबूरी भी हो सकती है, जैसे मेरा मन भी बैठने को करता है, पर एक सिक्योरिटी गार्ड को तो तनकर खड़ा रहना पड़ता है घंटों तक। अरे यह नौकरी तो पुलिस की नौकरी से भी मुश्किल है। अक्सर खड़े खड़े अपने आप से बातें किया करता था दारा। वह तो भला हो मॉल में आने वाले परिवारों और उनके साथ आए छोटे बच्चों का कितनी खुशी से आकर पूरे मॉल में घूमते फिरते हैं और पूरा मॉल ही खरीद डालने की कोशिश में रहते हैं। मेरी शादी होगी तो मैं भी कम से कम 5 बच्चे पैदा करूंगा
और उसके लिए खूब सामान खरीदा करूँगा। शादी हो गई है क्या तुम्हारी? चाय देने आए लड़के ने दारा की तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। शादी? अभी तो नहीं। अरे फिर इतना काहे खोए हुए हो? खुशी भी रहो, मज़ा लो जिंदगी का। और उस दिन वास्तव में दारा को जिंदगी का मज़ा मिल ही गया। जब मॉल बंद होने के बाद रेनी ने दारा से उसे उसके घर तक छोड़ आने को कहा। दरअसल दारा, जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचती हूँ तब वहाँ नुक्कड़ पर कुछ आवारा लड़के खड़े रहते हैं जो मुझे छेड़ते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं महफूज महसूस करूँगी। रेनी की इस गुजारिश को दारा नहीं टाल सका, क्योंकि जहाँ किसी लड़की की हिफाजत होती वहाँ दारा किसी बॉडीगार्ड की तरह अपना किरदार निभाने से पीछे नहीं हटता था। एक ऑटो रिक्शा को रोककर दोनों उसमें सवार हो गए। दारा रेनी की खूबसूरत को अपने जेहन में महसूस कर सकता था। कनखियों से रेनी को देख रहा था। शहर के कई इलाकों से गुजरता हुआ ऑटो रिक्शा रेनी के घर की तरफ जा रहा था। रेनी जात से ईसाई थी और उसके पापा ने माँ से तलाक ले लिया था। उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। घर में एक इकलौती कमाने वाली है और अब माँ बीमार रहती है, इसलिए माँ की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। यह सारी जानकारी रेनी ने दारा को रास्ते में दी। दारा ने भी उसे अपने बारे में बताया कि उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। गांव में सिर्फ उसके बाबूजी ही रहते हैं। अरे वाह, आज तुमसे बातों में पता ही नहीं चला कि रास्ता कब खत्म हो गया और अब आ गए हो तो चाय पीकर ही जाना, रेनी ने कहा। रेनी की इस बात को दारा टाल नहीं सका और वह उसके साथ उसके घर चला गया। रेनी के घर में एक ही छोटा सा कमरा था। एक कोने में रेनी की बीमारी माँ लेटी हुई थी। दारा ने उन्हें नमस्ते किया और उनका हालचाल पूछा। पहले तो रेनी की माँ की आंखों में दारा की तलवार कट मूंछों को देखकर कई सवाल आए, पर जब रेनी ने बताया कि दारा भी उसी के साथ ही काम करता है तो उनकी आंखों में निश्चिंता के भाव आए। दारा एक बार रेनी के घर क्या आ गया, फिर तो दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। रेनी दारा के लिए अच्छा खाना बनाकर लाती तो कभी दारा अपना लंच भी रेनी के साथ शेयर करता। एक दिन दारा रेनी के लिए बाटी चोखा बनाकर लाया जो उसने अपने मामा से बनाना सीखा था। रेनी अपनी उंगलियां चाटती रह गई थी। अरे कैसे बना लिया तुमने इतना टेस्टी खाना, मुझे भी इसकी रेसिपी जाननी है, रेनी ने चहकते हुए कहा। क्या है मैडम कि इसको बनाने में कई छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपको सच में ही इसे बनाना सीखना है तो आपको इसे बनता हुआ देखना होगा और उसके लिए आपको हमारे घर चलना होगा और तब ही आप इसको बनाना सीख पाएंगे। दारा पहले से ही रेनी का यकीन जीता हुआ चुका था, इसलिए रेनी को उसके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन काम के बाद दोनों ऑटो रिक्शा में बैठकर दारा के घर की तरफ निकल लिए, पर रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और पूरे रास्ते बारिश होती रही। दारा के घर की गली के अंदर ऑटो रिक्शा का जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों वहीं उतर गए। कुछ दूर पर ही दारा का कमरा था। चूँकि बारिश अभी तेज थी और रुकने के कोई आसरा नहीं नजर आ रहे थे, इसलिए दारा और रेनी ने पैदल चलना जारी रखा और भीगते हुए वे दोनों दारा के कमरे पर पहुंच गए। कमरे पर पहुंचने के बाद दारा ने रेनी को सिर पोंछने के लिए तौलिया दिया। रेनी अपने बालों को झटक कर पोंछने लगी। उसका गोरा बदन पानी में भीगने के बाद और भी चमक उठा था। रेनी जब तौलियों को अपने बदन पर
रगड़ती तो जवान दारा का मन मचल उठता। दारा ने उपलों की आग जलाई और हाथ सेकने लगा। रीनी भी उसके पास आकर बैठ गई। उसकी खुशबू दारा को मदहोश कर रही थी। फिर भी उसने बाटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इतने में रीनी को पता नहीं क्या सूझा कि उसने दारा का हाथ पकड़ लिया। पता है दारा, मुझे तुम्हारी जैसे मर्द की तलाश थी, जो शरीर से मजबूत होने के साथ साथ मेरा ध्यान रखने वाला भी हो। रीनी एक ही सांस में मन की बात कह गई थी। रीनी की छुअन ने दारा के जवान जिस्म में आग लगा दी। उसने रीनी को बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमने लगा। दोनों अमर बेल की लता की तरह एक दूसरे से लिपट गए। बाहर उपलों की आग तेजी से जल रही थी और दो जवान दिल अपने दिलों की आग को बुझाने में लगे हुए थे। एक बार दोनों के बीच शर्म की दीवार गिरी, फिर दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने, जिसका नतीजा यह हुआ कि रीनी पेट से हो गई। सुनो दारा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं पेट से हो गई हूँ। उसकी ये बात सुनकर दारा थोड़ा चौंक गया, क्योंकि अभी तक तो उसने शादी के बारे में सोचा नहीं था। और फिर गांव में बाबूजी दूसरे धर्म की लड़की से शादी की इजाज़त तो कभी नहीं देंगे। और दारा का घूमना फिरना भले ही रीनी जैसे मॉडर्न लड़की के साथ हो, पर अपने जीवन साथी के तौर पर तो दारा ने गांव की सीधी सादी लड़की के बारे में ही सोचा था। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दूसरी जाति का हूँ और मेरे गांव में तुमसे शादी की इजाज़त कभी नहीं मिलेगी, दारा ने कहा। उसकी यह बात सुनकर रीनी को बहुत दुख हुआ और परेशान हो उठी। तो क्या तुमने मेरे शरीर को छूने से पहले क्यों नहीं सोचा था कि तुम्हारी वे जातिवादी बातें तब कहाँ चली गई थी, जब मेरे होठों से अपने होठों को जोड़ते थे मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? गुस्से में थी रीनी। ऐसे नहीं था कि दारा रीनी को प्यार नहीं करता था, पर दूसरे धर्म की रीनी से शादी करने की बात बाबूजी को बताकर वह उनके मन पर कुठाराघात नहीं करना चाहता था। रीनी ने तो दारा से प्यार किया था और उसके प्यार की निशानी उसके पेट में बच्चे के रूप में पल रही थी। आजकल शहर में महिला शक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा था, जिसे देख और सुनकर रीनी ने भी अपने साथ हुए सुलूक को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए और वह करीम भाई नामक के एक आदमी से जाकर मिली। ऐसे तो करीम भाई एक छोटे मोटे नेता थे, पर उन पर कई मर्डर के भी आरोप थे और उनकी इमेज एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले दबंग नेता की भी थी, जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। करीम भाई ने रीनी को पूरी मदद करने का भरोसा दिया और दारा को अपने ठिकाने पर बुलाया और समझाया। पहले तो दारा की लंबी तलवार कट मूंछों की बहुत तारीफ की और फिर बाद में उसे समझाया कि किसी लड़की को प्यार में धोखा देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वह चुपचाप रीनी से शादी कर ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। करीम भाई की छिपी हुई धमकी को दारा अच्छी तरह समझ गया था। वह शादी करने को राजी तो हुआ, पर उसने अपने बाबूजी को इस शादी की सूचना नहीं देने का फैसला किया और दोनों ने जज में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दारा और रीनी खुश थे। रीनी ने मॉल की जॉब छोड़ दी और घर में ही रहने लगी। एक बेहतर भविष्य के सपने उसकी आंखों में तैर रहे थे। अभी उनकी शादी हुई 15 दिन ही हुए थे कि दारा के पास उनके गांव के प्रधान का फोन आया। उन्होंने बताया कि दारा के बाबूजी की मौत हो गई। दारा यह खबर सुनकर परेशान हो उठा। गांव जाकर उसे बाबूजी की अंत्येष्टि करनी होगी।
और उसके बाद पता नहीं वहाँ कितना समय लग जाएगा। यह सोचकर अनान फनान में वह रिनी को अपने साथ लेकर गांव की तरफ खाना हो गया। दारा का गांव शहर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर थी। वह शाम को चला था तो गांव पहुंचते उसे अगला दिन हो गया। बस से उतरकर रिनी और दारा गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर तेजी से बढ़ने लगे। गांव के कुछ निढल्ले लड़के जो अपने आप को पूरे गांव का ठेकेदार समझते थे, उन्होंने जब एक नई शहरी लड़की को गांव में देखा तो उस पर फिक्रे कसने लगे। उनमें से एक जो सबका मुखिया लग रहा था वह बोला, दोस्तों यह रसभरी तो अभी पूरी तरह पकी नहीं है, बड़ी गद्दर है, इसका रस चूसने में बड़ा मजा आएगा। रिनी सन्न रह गई थी। दारा ने यह सुना तो उसका माथा ठनक गया था, उसकी मुट्ठी भिज गई। पर रिनी ने मौके की नजाकत देखकर दारा को अपनी तरफ खींचा और आगे की ओर चलने लगी। रिनी उन लोगों के भद्दे कमेंट्स पर ध्यान न करके सिर झुकाए दारा का हाथ पकड़कर चलती रही। अरे बड़ी जल्दी है तुम लोगों को गांव में जाने की। अरे ओ, तुम ही लोगों से कह रहे हैं। ओह तलवार कट मूछ वाला, जरा बताते तो जाओ, कहाँ जा रहे हो, किसके यहाँ जा रहे हो? एक निढल्ले ने पूछा। जी, हमारे पिता का नाम पूरन लाल है और उनका स्वर्गवास हो गया है। हम उनकी क्रिया के लिए गांव में आए हैं, दुखी मन से सीधा जवाब दिया दारा ने। इतना कहकर दारा और रिनी वहां से चल दिए। अरे यह पूरनवा का लवंडा है, शहर जाकर कैसा गबरूर हो गया है, साला मूछ तो हम ठाकुरों जैसे रखा है, शहर में नौकरी करके अपनी औकात भूल गया है। कोई बात नहीं, हम इसको इसकी असली औकात बताते हैं। बलवंत नाम का वह लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकालकर इधर उधर फोन मिलाने लगा। दारा के घर पर गांव वाले इकट्ठा थे, कुछ के रिश्तेदार भी थे। जो लोग दारा को पहचान पाए वह उससे लिपट कर रोने लगे। पिता की मृत्यु देह देखकर दारा का सब्र जवाब दे गया। वह पिता की देह से लिपट कर रोने लगा। रिश्तेदारों ने हिम्मत दी, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब कुछ नहीं बचा है बेटा, जितनी देर ये देह पड़ी रहेगी उतनी देर पूरन की आत्मा फड़फड़ाएगी, इसलिए अब इसे जल्दी से जल्दी फूकने का इंतजाम करो। गाँव वालों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मृतदेह को शमशान ले चलने की तैयारी होने लगी। बाप की अर्थी को जैसे ही दारा ने कंधा लगाया, बलवंत गांव के लड़के के साथ वहां आ गया और दारा को देखकर कहने लगा, क्या रे, शहर जाकर तू औकात भूल गया? हम ठाकुरों जैसे मूछे रखता है तो क्या समझता है कि लंबा चौड़े शरीर पाकर तू भी ठाकुर हो जाएगा और ये तलवार जैसे मूछे रख लेगा तो हम लोग डर जाएंगे। बाबूजी, हमें पिता की क्रिया कर लेने दो, फिर आपको जो कहोगे हम मान लेंगे। दारा ने कहा, वह तो हम अपने आप मनवा ही लेंगे। एक मुस्टैंड के पीछे खड़ी रिनी की ओर देखकर कहा, पर तेरी मूछ तो छोटी और नीचे की ओर होनी चाहिए। तूने ये तलवार कट मूछ रखकर हम लोगों की बेइज्जती की है, उसकी सजा तो तुझे भुगतनी होगी। इतना कहकर उस लड़के ने दारा के सिर पर एक डंडा मारा, दूसरा डंडा और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। दारा ने बहुत प्रयास किया कि वह पिता की अर्थी को अपने कंधे से ना गिरने दे, पर वह नाकाम रहा और दारा के कंधे से उसके बाप की अर्थी एक ओर गिर गई और दूसरी ओर दारा का शरीर निढाल होकर गिरने लगा। अरे वो बिरजू, जरा अपना उस्तत निकाल और काट ले इसकी ये तलवार कट मूछे।
वह लड़का चीख रहा था। दारा के सिर से तेजी से खून निकल रहा था। उसकी मुंदी हुई आंखें देख पा रही थी कि बिरजू नाम का वह आदमी उस्तरता लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है और कुछ लोग रीनी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। घर के बाहर अब 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक ओर दारा के पिता की लाश तो दूसरी ओर दारा की लाश, जिस पर अब मूंछ का कोई नामो निशान नहीं था।